रवैपुर की ऐतिहासिक धरती पर समाजवादी पार्टी के तत्वावधान में छात्र सभा द्वारा आयोजित पीडीए पंचायत में आज इस कार्यक्रम में उपस्थित समाजवादी पार्टी के नगर ग्रामीण के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मुरली शुक्ला जी, मंच पर उपस्थित जिले के सम्मानित उपाध्यक्ष आदरणीय रघुनाथ यादव जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य आदरणीय सैयद सोनकर जी, जिले के सम्मानित उपाध्यक्ष आदरणीय राजकुमार चौहान जी, मंच पर उपस्थित अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय रंजन पासवान जी, करमवीर यादव जी, किशन गौतम जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य भाई आदरणीय रामपाल यादव जी, विजय पाल जी, जैन यादव जी, ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र जी, रणजीत चौहान जी, मोनू चौहान जी, हमारे इस कार्यक्रम के सम्मानित आयोजक छात्र सभा के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई शरद यादव जी, संचालक भाई अंकित यादव जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे क्षेत्र से आए सम्मानित छात्रगण, युवा साथीगण, बुजुर्गजन, समाजवादी पार्टी के जांबाज साथियों, मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में आयोजक साथी का इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए उन्हें ढेर सारी बधाई देता हूं और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी साथियों को मैं मंच की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और एक बात, पूरे छात्र हैं कि नहीं ये मतलब नहीं है, छात्र हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, वो निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम में आए हैं। तो हम छात्रों और युवाओं से कहना चाहते हैं, छात्र और युवा शरद यादव के बुलावे पर आए हो, समाजवादी पार्टी के लोगों पे बुलावे पे आए हो, लेकिन तुम यहाँ आए तो हो, लेकिन दोहरी बेईमानी कर रहे हो। घर से आए हो कि समाजवादी पार्टी की मीटिंग है इसलिए हमें रवैपुर जाना है। यहाँ आने के बाद हाल में मोबाइल लेके इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, बाहर खड़े होकर लाइन लगाने का काम कर रहे हो, तो तुम न इधर के हो न उधर के हो, घर ही में रहते तो गोबर डालते, कुछ काम करते, पढ़ते लिखते। इसलिए मेरा मानना है कि अगर छात्र हो तो ये मतलब नहीं है कि भैया बुलाया था तो आ गए, अब क्या करें, हमें राजनीति से क्या लेना देना। अगर आपको ये पता हो कि डॉक्टर अम्बेडकर मेरे समझते कि छात्रों को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, नौकरी वालों को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, व्यापारियों को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, किसानों को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर सबको वोट का अधिकार नहीं देना चाहिए। समझ रहे हो? बाबा साहब अम्बेडकर ने एक वोट का अधिकार सबको दिया, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने और बनने का अधिकार दिया है। तो मैं ये युवाओं से कहना चाहता हूँ, छात्रों से कहना चाहता हूँ कि राजनीति गाली नहीं है। राजनीति का अर्थ तुम्हें गलत बताया गया है। राजनीति का मतलब है आर्ट ऑफ लिविंग, जीने का तरीका आ जाए। राजनीति का मतलब है वो ज्ञान, वो नीति, वो समझ, वो जानकारी जो ये समझने में सक्षम हो जाए
कि क्या हमारे हित में है, क्या हमारे हित में नहीं है, क्या हमारे परिवार के हित में है, क्या हमारे परिवार के हित में नहीं है, क्या हमारे समाज के हित में है, क्या हमारे समाज के हित में नहीं है, क्या हमारे क्षेत्र के हित में है, क्या हमारे क्षेत्र के हित में नहीं है, क्या हमारे जनपद प्रदेश और क्या देश हित में है। अपने से लेकर देश तक की जिसमें समझ आ जाए, वो चाहे पंचायत सदस्य का भी चुनाव ना लड़े, वो प्रत्येक आदमी राजनीतिक है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं युवाओं से खास तौर पर और छात्रों से खास तौर पर कि राजनीति का गलत अर्थ मत लगाइए। अगर आज आए हो, किसी मीटिंग में आए हो, बाकी लोगों से भी मैं वही कहना चाहता हूं कि भाई अगर मीटिंग में आए हो तो पूरी तरह मीटिंग में मन और शरीर से अगर बैठोगे तो हो सकता है इतने वक्ताओं में कोई ऐसा वक्ता कोई ऐसी बात कह दे जो तुम्हारे जिंदगी में काम आ जाए या तुम्हारी जिंदगी बदलने के काम आ जाए। लेकिन अगर मन शरीर से तुम यहां नहीं हो, बैठो भाई, बैठिएगा। मन और शरीर से अगर तुम नहीं हो, इधर उधर घूम रहे हो, तो तुम उस ज्ञान से भी चूक जाने का काम कर पाओगे। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, पढ़ तो इसलिए रहे हो कि पढ़ लिख करके नौकरी मिलेगी, और नौकरी अब है नहीं। इस 10 साल में जो सरकार केंद्र और प्रदेश में बैठी है, उसने जो बाबा साहब अम्बेडकर ने एससी ओबीसी को 50% आरक्षण दिया था, उसमें एक भी नौकरी देने का काम नहीं किया। नौकरी समाप्त है। जो हजारों नौकरियों वाले सेंट्रल गवर्नमेंट के संस्थान थे, उन सबको अडानी अंबानी को देने का काम कर दिया। और आप लोग हैं कि आप सोचते हमें क्या राजनीति में लेना देना। माननीय अखिलेश यादव संघर्ष करें, अखिलेश यादव आरक्षण होता है, अखिलेश यादव जी भर्ती निकाले, हमें नौकरी दे दे। तो बाबा की सरकार में कोई नौकरी मिलने वाली नहीं है, मोदी की सरकार में कोई नौकरी मिलने वाली नहीं है। जनता पिछड़ों के ऊपर कांवड़ ढुला करके तुम्हारे ऊपर फूल बरसाने का काम जरूर कर सकती है, लेकिन नौकरी देने का काम नहीं कर सकती। इसलिए आपको सजग और सतर्क करने के लिए कार्यक्रम लगाया गया है। चूंकि युवा अगर ठहर जाए, युवा अगर शक्ति है, पावर हाउस है, लेकिन पावर हाउस तो तब बन पाएगा जब ठहर जाए। युवा छात्र आंधी की तरह आता आंधी की तरह है और तूफान की तरह वापस चला जाता है। तो अगर ये युवा शक्ति ठहरेगी नहीं तो पावर हाउस, अगर पावर हाउस बनेगी नहीं, अखंड रामायण का पाठ सुनेगी, कौन भोज हमें कहानी चेरी छान हो रानी, अभी तो हमें पढ़ाई का टाइम है। तो फिर साथियों, 76 साल आजादी के बाद आज भी किसानों की फसल के लिए इस पार्लियामेंट में कोई कानून इसलिए नहीं बना कि कभी भी इस देश का किसान वो संवेदनशील नहीं हुआ कि हमारी उपज का सही मूल्य मिले। और उसके लिए अगर मेरा मानना है, माननीय पुनीत शुक्ला जी है, मैं तो इस कोशिश में लगा था कि जिस समय पार्लियामेंट चल रही हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गन्ना किसान है, वो अपने जब मूल्य बढ़ाने होते हैं तो प्रत्येक घर से गन्ना किसान अपने अपने ट्रैक्टरों में बैठकर गन्ना हाथ में लेकर और जंतर मंतर की तरफ मुंह फेरने का काम करता है। कब करता है? जब पार्लियामेंट चल रही होती है। हजारों किसान जंतर मंतर में गन्ना लिए इसलिए रहता है कि अगर पुलिस लाठी चलाए तो हम गन्ने से उनके ऊपर भी पूरा मुकाबला करने के लिए उठते हैं।
जब पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान इतना संवेदनशील है तो जब चाहता है तब गन्ना मूल डिवाइड हो जाता है। पार्लियामेंट झुकती है तो गन्ना मूल। अगर पूरे देश का किसान, मेरा चैलेंज है, तो ये 24 घंटे के लिए रोज नहीं, जब कहते हैं लोहा गर्म हो तब चोट मारो, जब पार्लियामेंट चल रही हो उस समय अगर 24 घंटे के लिए पूरे देश का किसान अपने खाना पान करके अगर जंतर मंतर में 24 घंटे के लिए चला जाए तो पार्लियामेंट रुकेगी, पार्लियामेंट झुकेगी और गन्ना किसानों का मूल्य निर्धारित होने के लिए कानून निश्चित रूप में मिल जाएगा। इसी तरह छात्रों के बारे में है, छात्रों को पता ही नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। एससी, ओबीसी और मेधावी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप होती थी कि नहीं होती थी? होती है कि नहीं होती है स्कॉलरशिप? लेकिन आपकी खत्म हो गई, पता है कि नहीं? इस सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, स्टेट गवर्नमेंट में 80 से 90% एससी ओबीसी के छात्रों की स्कॉलरशिप बंद कर दी। लेकिन यहाँ कोई मतलब नहीं, खबर में आ नहीं रहा, हमें फुर्सत है नहीं, केवल हम इस सहारे बैठे, हमारे छात्र यहाँ रहे सहारे में बैठे, ये सरकार जाएगी फिर हमारी सरकार आएगी तो हमें नौकरी। और जैसे तुम संवेदनशील हो यहाँ पर आने के लिए, सुनने के लिए, अगर ऐसे संवेदनशील बने रहे, सीरियस ना हुए अपने अधिकारों के प्रति, अपने आरक्षण के प्रति, अपने समाज, अपने परिवार, देश प्रदेश के प्रति, तो अगर आने वाले समय में फिर बाबा अब मोदी बने रहे तो एक कांवड़े लदवाएंगे, बाकी कभी नौकरी देने का काम। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, छात्रों से कहना, सारे छात्र नहीं है, युवा है। शरद यादव ने तो अपना छात्रों के नाम पे मीटिंग बुलाई है, लेकिन सारे छात्र थोड़े इसमें हैं, युवा है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि युवाओं के लिए भी और छात्रों के लिए भी कि आप समझ लीजिए राजनीतिक गाली नहीं है, और राजनीति के लिए 24 घंटे कोई तुम्हें काम करने के लिए हम लोग नहीं कह रहे। छात्र पढ़ा लिखा है, नौजवान पढ़ा लिखा है, वो क्या दे सकता है? जो एम्प्लॉय है वो तो 3 चीजें दे सकता है, लेकिन छात्र युवा है 2 चीजें दे। एम्प्लॉय 3 चीजें क्या दे सकता है? मनी, माइंड और टाइम। क्या दे सकता है? मनी, माइंड और, जो एम्प्लॉय है वो कुछ को पैसा दे, या व्यापारी है वो कुछ पैसा दे। तो जैसे आज छात्र सभा की मीटिंग लगी है, ऐसे छात्र मीटिंग के लिए कुछ पैसा खर्च करे। और पढ़ा लिखा है तो समय दे, 24 घंटे में 1-2 घंटे दे। और माइंड देने के लिए क्या है? मोटिवेशन करे कि समाज की हालत ठीक नहीं, सरकार के नियम ठीक नहीं, संविधान खतरे में है, स्कॉलरशिप खत्म हो गई है, आरक्षण समाप्त हो रहा है। इस तरह से वो मोटिवेट करने का काम और किनको करे? अगर चाहे दूसरे बैकवर्ड के लोगों के बीच में, एससी के बीच में जाकर के मोटिवेट करे कि तुम भारतीय जनता पार्टी को दोगे तो तुम्हारे आने वाली पीढ़ी की नौकरी लगने वाली। तो माइंड वाला ही तो मोटिवेट करने का काम करेगा। इसलिए मैं आप छात्रों से, युवाओं से कहना चाहता हूं कि राजनीति गाली नहीं है, और राजनीति बुढ़ापे का भी काम नहीं है। तमाम लोग कहते हैं कि पहले पढ़ लिख लें, फिर नौकरी कर लें, फिर रिटायर्ड हो जाए, फिर लड़का की शादी हो जाए, फिर बहू आ जाए, नाती का एडमिशन करा दे, और जब 70 के ऊपर हो जाए तब राजनीति तो जो आप आए हो, छात्र आए हो, छात्र राजनीति खत्म हो गई है। यही छात्र जो विश्वविद्यालयों से निकलते थे, वो इस देश में बड़े से बड़ा अगर
नेता कोई हुआ है तो या तो वकील हुआ है या बड़े विश्वविद्यालय से निकलकर छात्र नेता बने हैं। तो उम्र कौन सी है? उम्र तो तुम्हारी है। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरी ही मीटिंग में नहीं, कहीं कोई काम करो। अपने घर में अगर काम करना हो तो काम चलाओ काम न करो, क्योंकि काम चलाओ काम करने वाला कभी नहीं पहुंचता। अगर आप खेती करते हो, आप पढ़ाई करते हो, आप नौकरी करते हो, आप व्यापार करते हो, आप प्रैक्टिस करते हो, आप पॉलिटिक्स करते हो, तो अगर थोड़ी पढ़ाई, थोड़ी पॉलिटिक्स, थोड़ा रियल एस्टेट, तो ये थोड़ा थोड़ा होगा। अगर किसी भी क्षेत्र में आप मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो कोई काम पार्ट टाइम, शॉर्ट टाइम, सीजनल नहीं है। मुकाम हासिल करना है अगर आपको तो होल टाइम, होल लाइफ, होल हट करो। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें वहां पहुंचने से नहीं रोक सकती जितने प्रयास से कोई पहुंचा है। हम तो भाई जब से राजनीति में आए, मेरी जिंदगी का कोई दिन खाली नहीं है। जब मेरी जिंदगी का कोई दिन नहीं खाली, हर चीज से कोई मतलब नहीं है, तब भी हम दौड़ नहीं रहे, हम खड़े हैं। खड़े का मतलब यह है कि कोई भी नेता हमसे चुनाव लड़ेगा तो ये नहीं समझेंगे ऐसे खड़े हैं, वो समझेगा लड़ाई नजर रामपाल से होगी। इसी तरह किसी भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो इसलिए हमारे छात्रों से निवेदन है, युवाओं से निवेदन है कि आप जब समय घर वालों को बताकर यहाँ आए हो तो पूरे टाइम यहीं रहने का काम करो। और जब छात्र सभा के प्रदेश के अध्यक्ष आ रहे हैं, जब तक वो आ न जाए, अपनी बात समाप्त न कर दें, तब तक मोबाइल बंद करके, या मेरा मैं ही बोल रहा हूं तब भी पूरे टाइम मोबाइल बंद करके रखो, तो तुम्हें एक एक वक्ता की एक एक कोई बात तुम्हारी जिंदगी में काम आने वाली सुन सकते हो, समझ सकते हो, जिंदगी में आने वाले समय में काम आ सकती है। तो इसलिए साथियों, जैसा आपको मालूम है कि पीडीए की पंचायत है। पीडीए का मतलब है वो पिछड़े, दलित, अक़लियत, आदि आबादी, वो तो है ही है। जो पीड़ित है इस सरकार से, और इस सरकार से अगर कोई सबसे ज्यादा पीड़ित है तो बाबा साहब अम्बेडकर के स्लोगन का पहले स्लोगन की पहली लाइन कौन है मालूम है? बाबा साहब अम्बेडकर। अगर देश का संविधान बना पाए तो क्यों बना पाए? बाबा साहब अम्बेडकर देश के पहले विद्वान, विश्व के 5वें विद्वान थे। तब उन्हें संविधान बनाने का मौका मिला, क्यों मिला? जो पढ़े लिखे थे तो उन्होंने आने वाली पीढ़ी को कहा कि जो पढ़ेगा वो शेर की तरह दहाड़ने का काम भी। तो उन्होंने क्या लिखा? शिक्षित बनो, संगठित हो, फिर संघर्ष करो। तो शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने एक बार पैरों में चप्पल ना हो कोई बात नहीं, लेकिन आपके हाथ में किताब होनी चाहिए। तो इस सरकार में आने के बाद अगर आपको मालूम हो, एनसीईआरटी का पता हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी है, उनमें सिलेबस चेंज कर दिया है। सिलेबस सारा चेंज है, खराब कर दिया है। सबसे पहला हमला इस सरकार ने शिक्षा पर हमला करने का काम किया है, और क्वालिटी एजुकेशन पे हमला करने का काम किया है। क्वालिटी एजुकेशन कहाँ है? क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों में है कि नहीं है? अगर कोई सेंट मैरी, सेंट थॉमस और क्रिश्चियन में पढ़ता हो, तुम्हारा पिता पढ़ाओ, चाचा पढ़ाओ, परिवार का पढ़ाओ, तो उसका मुकाबला कोई भी इंग्लिश मीडियम वाला स्कूल नहीं कर सकता है। तो क्वालिटी एजुकेशन क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों में थी। इन मोदी जी ने बैठने के बाद सबसे पहला अगर हमला कहीं किया है
तो इनके आरएसएस के लोगों ने चर्चों पर और सभी स्कूलों में ईंटें पत्थर चलाना शुरू किया। उनके पादरियों को थाने में बिठा लिया गया और कहा गया धर्म परिवर्तन करने का काम करते। ये बात अखबार में आ गई। ये देश 10 साल से मीडिया मैनेजमेंट के दम पर चल रहा है। मीडिया को जो सही बात छापनी चाहिए, बतानी चाहिए, बताने का काम ऐसे ही वो फील कराने का काम कर रहे हैं। तो जब क्रिश्चियनिटी पे हमला हो रहा था तो मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं, दलितों को कोई लेना देना नहीं, पिछड़ों को कोई लेना देना नहीं, अगड़ों को कोई लेना देना नहीं। फिर दूसरा हमला किस पे हुआ? मुसलमानों को ठीक से देखी रहे बुलडोजर चल रहा है, मुसलमानों को आतंकी बनाने का काम किया जा रहा है, मुसलमानों को भयभीत करने का काम किया जा रहा है। आज अगर सबसे कोई डरा हुआ सबका है तो दुनिया में दूसरे नंबर की आबादी मुस्लिमों की है, वो महसूस कर रहे हैं। जब क्रिश्चियन पे हमला हो रहा है तो मुसलमानों को लेना देना नहीं, मुसलमानों पे हमला हो रहा है तो पिछड़े और दलितों को लेना देना नहीं। और मोदी सरकार के बारे में तो हमारे जैसे लोग बताते हैं कि मोदी ने सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के संस्थान भेज दिए जिनमें करोड़ों नौकरियां थी। तो लोग सुनते भले संस्थान भेज दिया, वो सरकारी थी, सरकार ने भेज दिया। मोदी जी देश को बेच रहे हैं, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, मोदी जी नौकरियां नहीं दे रहे, लेकिन मोदी जी ने एक काम किया है तो पिछड़े क्या कहते हैं? कारण मुसलमानों को ठीक किया। क्यों भाई? मुसलमान को बाहर के हैं। इसी सीढ़ी नुमा व्यवस्था को बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को एक वोट का अधिकार दे करके उस सीढ़ी नुमा व्यवस्था को आर्टिकल 15 के तहत समानता का अधिकार देकर सत्तामूलक संविधान की समीक्षा करके उस सीढ़ी को गिरा करके सबको बराबर का अधिकार देने का काम किया। ये सनातन फिर लाना चाहते हैं, फिर वही सीढ़ी नुमा व्यवस्था करना चाहते। जो सबसे ज्यादा मेहनत करेगा वो सबसे नीचे पायदान में वो सबसे कम इज्जत पाने का काम करेगा। और इसीलिए 412 का नारा बुलंद कर रहे थे। उस समय हमारी बहन जी को भी आना चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी ने तो बिना डरे बड़ा दिल करके इंडिया गठबंधन में शामिल होकर के संविधान बचाने के लिए आगे आने का काम किया, जिसके कारण 400 पार करने वाले 240 में आके खड़े हो गए। अगर आदरणीय बहन जी भी आ जाती, क्योंकि बहन जी किसके कारण बनी थी 4 बार मुख्यमंत्री? संविधान के कारण कि गंगा नहाने किसी भगवान की कृपा से बनी थी। तो वो संविधान जब खतरे में था तो बहन जी को बिना डरे अपनी परवाह किए बिना संविधान को बचाने के लिए अगर आ गए होते इंडिया गठबंधन में तो 80 की 80 पार्लियामेंट की सीटें उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की होती और मोदी गुजरात जाने के लिए मजबूर हो सकते थे। लेकिन बहन जी नहीं आई। तीसरा हमला किस पर हुआ? क्रिश्चियनिटी पे हो गया है, शिक्षा पे हो गया, मुसलमानों पर चल रहा है। तीसरा हमला दलितों पर हुआ है, लेकिन दलितों को पता नहीं कहाँ हमला हुआ। क्यों? इन्होंने संघर्ष किया नहीं, यहाँ तक वो आग लगी नहीं। महाराष्ट्र के लोगों ने शुरू किया। आपको पता हो कि सन 1952 में SC/ST एक्ट बना। कौन सा एक्ट बना? SC/ST एक्ट बना। उस SC/ST एक्ट को आदरणीय मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए खत्म कराने का काम किया। उन्हें पता था सुप्रीम कोर्ट के जरिए जब SC/ST खत्म होगा तो किसी दल के नेता की हैसियत नहीं होगी कि सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट के डर से कोई टिप्पणी कर सके, कोई आंदोलन कर सके। किसी नेता ने न टिप्पणी की, न अखबार में आया। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ संत रविदास के नाम पर, नानक के नाम पर, चौथा के नाम पर, कबीर के नाम पर, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर
जो प्राइवेट संस्थाएं थी गांव-गांव शहरों में महाराष्ट्र से आग लगना शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट की प्रतियां हाथ में लेकर चौराहे में जलाना शुरू किया। कंटेम्प्ट की परवाह किया, ट्रेनें जलाना शुरू किया, बसें जलाना शुरू किया। 108 दलित समाज के लोग मारे गए। कानपुर वाला नहीं मरा इसलिए पता नहीं। 108 जब मरे तब मोदी जी को लगा हम तो समझते कि दलितों में करंट नहीं, इनमें तो बड़ा करंट है। तब उन्होंने पार्लियामेंट से फिर से SC/ST एक्ट विरोध करने का काम किया। ये जो SC/ST खत्म करने का मामला था, ये कितनी दूर की कौड़ी थी, उन्हें पता था इससे आधी से ज्यादा आबादी जो बैकवर्डों की है, पिछड़ों की है, ये बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। भले समाजवादी पार्टी के समर्थक बचे, बाकी सब प्रसन्न हो जाए। भैया मोदी ने इतिहास बदल दिया, अब तो दलितों के लिए पिटाई का हमें लाइसेंस मिल गया। क्या भाई, मुसलमान भी प्रसन्न होता, अगले तो प्रसन्न होते ही। लेकिन चौथा, जब दलितों पे हमला हुआ तो पिछड़ों को लेना देना नहीं, और पिछड़ों पे भी हमला हुआ। तुम्हें पता है कब हुआ? अभी पिछले चुनाव में, निकाय चुनाव जब हो रहे थे, नगर निगम के चुनाव हो रहे थे, टाउन एरिया के चुनाव हो रहे थे, उस समय हाईकोर्ट के जरिए 27% आरक्षण खत्म करा दिया। जिस दिन आरक्षण खत्म हुआ, हाईकोर्ट का फैसला आया। दैनिक जागरण के पत्रकार ने कहा, पाल साहब आप सभा के बड़े नेता हो, हाई कोर्ट ने कहा है बिना 27% आरक्षण के निकाय चुनाव करा दिया जाए, क्या कहना है? हमने कहा हम हाई कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं। सरकार को चाहिए तुरंत सूचना जारी करे और 27% आरक्षण के बिना चुनाव करा दे, ताकि आधी से ज्यादा आबादी पिछड़ों को, जो हिंदू का बुखार चढ़ाना है, तो पूरा बुखार उतर जाए। ये बात छापी नहीं, ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि अखबार में सही बात आ नहीं रही, टीवी में आ नहीं रही। और दलित, पिछड़े, अमानती के लोग, ये सब अलग अलग हैं। इसीलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने PDA बनाया और कहा पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोगों से कि चाहिए PDA की पंचायत करके दलितों को, पिछड़ों को, अखिलेश के साथियों को, आदि आबादी को, अगले समाज के उन लोगों को जिन्हें संविधान में आस्था है, जिन्हें लोकतंत्र पर विश्वास है, उन सबको बैठा करके उन्हें सजग और सतर्क करने का काम करो। इसी के तहत छात्र सभा के जरिए आज ये मीटिंग चल रही है। तो इसलिए हम आप लोगों से कहने आए कि इनमें अगर दलितों में, पिछड़ों में, अखिलेश के साथियों ने अगर इनमें भाईचारा बन जाए, चूंकि बना नहीं 76 साल में, सपा बसपा अलग लड़ी, कांग्रेस बीजेपी लड़ी, 4 पार्टियां थी, तो बाबा साहब का वो सपना जो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक वोट का अधिकार देकर ये कहा था, हमने तुम्हें एक वोट का अधिकार देकर राजनीतिक आजादी दे दी, इसी वोट के जरिए तुम्हें हमने धार्मिक आजादी दे दी, इसी वोट के जरिए तुम्हें सामाजिक आजादी दे दी। लेकिन ये तीनों आजादी तब तक अधूरी है जब तक तुम्हें आर्थिक आजादी ना मिले। और इस आर्थिक आजादी के लिए तुम्हें इस देश में चौथी एक जंग और आजादी की लड़नी है। वो लड़ाई शुरू नहीं हुई संविधान बदलने की तैयारी। अगर संविधान नहीं रहेगा तो हजारों साल पहले जैसे गुलाम थे, लाचार थे, दबाए गए थे, सताए गए थे, लौटे गए थे, अलग अलग जातियों में पड़कर तोड़े गए थे, हमारी वही स्थिति होने वाली है। क्योंकि छात्र है इसलिए कहना चाहता हूँ, 8वें और हाई स्कूल में PTM होती है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन हमारे सामने समय में होती थी PT, होती है PT। जो PT इंस्ट्रक्टर कहता था, जब PT कराता था
सावधान विश्राम जैसे थे, बोलता था ना। तो जब से आदरणीय मोदी जी आए हैं तब से जो बोलने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो पार्लियामेंट में है, संविधान में है, इस पे सबसे पहले नकेल डालने का काम किया। कहाँ किया? राहुल गांधी ने कर्नाटका में भाषण दिया और आपका हुआ गुजरात का आदमी आहत हो गया और वही मुकदमा लिखा गया, वही ट्रायल हुआ और राहुल गांधी को 24 घंटे के अंदर पार्लियामेंट से बाहर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी थी, बदला वो राहत भी नहीं मिलने वाली थी और 3 साल बाद जब उन्हें सजा मिल गई, मकान छिन गया, तब सुप्रीम कोर्ट कहता है किसी नेता के विपक्ष की टिप्पणी, किसी की आलोचना करना अपराध नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को तो अपराध की सजा मिल गई। ये राहुल गांधी को सजा नहीं दी गई, बाकी देश के नेताओं को ये मैसेज दिया गया कि अगर किसी ने फिर ये हिम्मत की योगी मोदी के खिलाफ बोलने की तो तुम्हारा हर चीज से भी ज्यादा खराब होगा। तो इसलिए आपसे कहना चाहते हैं कि अभी तो बोलने की आजादी छीनी है और धार्मिक आजादी के लिए धार्मिक आजादी कहना चाहता हूँ। अभी तो बुद्ध कथा के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, रामलीला कराने पापड़ नहीं बेलने पड़ेगी, गणेश पूजा महोत्सव करने में पापड़ नहीं बेलने पड़ेंगे, लेकिन अगर समतापूर्वक समाज बनाने के लिए अगर अपने मुखों कबीर, रविदास, नानक, चोखा, इन जैसे लोगों के लिए कोई धार्मिक आदर करने का काम करोगे तो धार्मिक आजादी समाप्त करने का काम करोगे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, इसलिए छात्रों की जिम्मेदारी, युवाओं की जिम्मेदारी है कि सजग और सतर्क होकर के पीडीए की जो हम लोगों ने बातें बताई है उसको सुन करके उसको अमल में लाने का काम करोगे। आप संगत को चिंतन करना है, मंथन करना है, मनन करना है और आने वाले समय में जो मैंने कहा है, जब भी किसी कार्यक्रम में आइए तो पूरे सजग और सतर्क होकर के प्रत्येक नेता की बात सुनने का काम करोगे। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अरे भाई बैठ जाइए, आपके मुख्य अतिथि श्री कुशवाहा जी आ गए।